बिहार से है। शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें लगभग 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें कुल 1,22,286 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। NIOS से 18 महीने का डीएलएड करने वालों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा बीपीएससी। NIOS से डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका जाएगा। रिजल्ट के साथ ही जिले आवंटित कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि सफल अभ्यर्थियों के रिजल्ट के साथ जिला का नाम भी उसके साथ अंकित किया जाएगा, यानी जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें रिजल्ट के साथ साथ जिला आवंटन भी कर दिया जाएगा। संबंधित जिले में ही अभ्यर्थी अपना वेरिफिकेशन करा सकेंगे। 25 दिसंबर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग रिजल्ट के साथ ही डीवी का शेड्यूल भी जारी करेगा। सहयोगी रजनीश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रजनीश, लंबे वक्त का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। बिल्कुल शिप्रा, देखिए 1,22,000 पदों पर जो है परीक्षा ली गई थी और 15 दिसंबर तक लगातार परीक्षा चल रही थी। इस बीच आयोग के सूत्र से जानकारी मिली है कि रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, यानी परीक्षा से महज 8 दिनों के भीतर आयोग ने रिजल्ट तैयार करने के साथ साथ रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा है। 23 दिसंबर को जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे लगभग 8 लाख की संख्या में वो रिजल्ट देख सकेंगे और प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक का एक साथ रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। दूसरी बड़ी बात यह है और कहीं ना कहीं झटका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो NIOS से डीएलएड से 18 महीने वाले डीएलएड को बीपीएससी ने भी अब साफ तौर से कह दिया कि रिजल्ट को हम रोकेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों को कहा था कि ये अयोग्य है, क्योंकि 24 महीने के बराबर जो NIOS डीएलएड है वो नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था। उसी आदेश को मानते हुए बीपीएससी ने ऐन वक्त पर परीक्षा के बाद अब रिजल्ट रोकने की तैयारी कर रखी है और बीपीएससी का कहना है कि हम भी NIOS का रिजल्ट जारी नहीं करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थी जो है NIOS से डीएलएड उनके लिए बड़ा झटका है कि अब परीक्षा देने के बाद अब उनके रिजल्ट पर रोक लगाई जा रही है, क्योंकि आवेदन करने के बाद और परीक्षा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। इस बीच आयोग ने परीक्षा ले लिया था, लेकिन अब रिजल्ट जारी नहीं होगा। इससे पहले शिप्रा याद होगा कि बीएड वालों के साथ इसी प्रकार से झटका लगा था। दूसरी बड़ी बात यह है कि रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने तमाम डीओ को आदेश दिया है कि 25 दिसंबर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जिसको लेकर अलग अलग जिले आवंटित किए जाएंगे। जी शिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जो है, मैं आपको जो वीडियो दिखाया हूँ शुरुआत में, अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो के माध्यम से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि बिहार में जो रिजल्ट है वो लगभग तैयार हो चुका है। अब पता नहीं कैसे रिजल्ट तैयार हो चुका है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि मैं 22 दिसंबर तक तो ऑब्जेक्शन लूँगा। आप लोगों का जो भी गलत या सही क्वेश्चन है उसको साक्ष्य से साथ आप लोग अपलोड कर सकते हैं 22 दिसंबर तक। तो 23 को रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? अब पता नहीं कैसे वो कह रहे हैं, लेकिन अब जो कह रहे हैं उसको मानना हमको नहीं समझ में आ रहा है। बट अब जो भी है वो यही है जो कि आपके सामने मैंने अभी आपको दिखाया है, और वो जो न्यूज़ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप चाहें तो उसको जा करके न्यूज़ पे आप देख भी सकते हैं। दूसरी बात ये जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, रजनीश कुमार जी हैं, जिसको आपको मैं बता रहा हूँ कि इनकी जो भी बात होती है वो बिहार से न्यूज़ से लेकर के वो बहुत सही और सटीक हुई होती है। कभी जल्दी मतलब दाव नहीं खाती है, बहुत इक्का दुक्का बार ही कभी कभार फेल होती है। तो ये देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया बिहार के ये संवाददाता हैं, एक तरह से स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये बोला है कि 25 दिसंबर से टीआरए में जो सप्लीमेंट्री में सफल अभ्यर्थी का शुरू होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आवंटित जिला से पहले अभ्यर्थी करा सकेंगे वेरिफिकेशन। और डीईओ से जुड़ी तैयारी में जुड़े हैं, मतलब डीवी से जुड़े तैयारी में सब जुड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग ने नए साल से अभ्यर्थी को पहले बनेंगे शिक्षक, यानी जो आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, फिलहाल तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो हैं वो 25 दिसंबर से आपका जो है इसमें डीवी का काम शुरू होने वाला है। और जो शिक्षक भर्ती फेज़ 2 है उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये फेज़ 2 के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये शिक्षक भर्ती ये भी उन्हीं ने डाला है। देखिए लिखा है कि शिक्षक बहाली फेज़ 2 का रिजल्ट जो है वो तैयार 23 दिसंबर को जारी करने का बीपीएससी का तैयारी है कि 23 दिसंबर को उसका रिजल्ट जारी कर दी जाए। प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जारी होगा रिजल्ट। लगभग 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, शामिल हुए थे। कुल 1,22,286 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। और NIOS को झटका, जो 18 महीने का डीएड करने वाले हैं उनको जो है झटका दे दिया है। क्या झटका दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो उसको जो है बीपीएससी मान लिया है और उनके रिजल्ट को रोक रहा है बीपीएससी। ये कन्फर्म हो चुकी है। रिजल्ट के साथ ही जिला का आवंटन भी कर दिया जाएगा। सफल उम्मीदवार जो अभ्यर्थी होंगे उनको रिजल्ट के साथ ही जिला का नाम अंकित रहेगा कि कौन सा जिला आपको, जैसे पिछली बार मिला था वैसे इस बार भी होगा। और 25 दिसंबर से होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। शिक्षा विभाग द्वारा जल्द किया जाएगा डीवी का शेड्यूल जारी। यानी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि 23 दिसंबर को रिजल्ट दिया जाएगा। आज भैया हमारा 22 हो गया, कल के दिन कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखा है तो अब क्या करें। अब तो मानना या नहीं मानना, तो देखना है कि 23 को क्या होता है। अगला जो है लिखा हुआ ये कदम मेरे हिसाब से 23 को हो नहीं पाएगा वो, लेकिन अब देखिए क्या होता है। बीपीएससी है तो कुछ भी कर सकती है, चमत्कार की एक हमारा एक आयोग है जो चमत्कारी का आयोग है। अगला जो लिखा हुआ है कि 25 तारीख से हम डीवी कराएंगे, तो हो सकता हो कि 25 से डीवी, जब भाई 23 से रिजल्ट दे देंगे तो 25 से डीवी कराने में क्या हर्ज है, तो 25 से डीवी भी कराएंगे, ये बोल ही रहे हैं। पूरा डाटा इनका जो है ये सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों जो उन्होंने ट्वीट करके दिया है ये बिल्कुल मतलब एक तरह से वो सटीक ही देते हैं ट्वीट करके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको जो मैंने वो न्यूज़ 18 इंडिया का जो झारखंड और बिहार का जो वो था स्पेशल न्यूज़, मैंने आपको शुरुआत में ही सुना दिया था कि उसमें क्या है। अब मैं आपको बीपीएससी के एक नोटिस पर लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको कुछ बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो कि
कि मैं अभी आपको जो बता रहा था कि 22 तारीख तक वो आप अपना जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं उसको विद्युत साक्ष्य अपलोड करने के बाद, और आपका इसमें 500 रुपया एक प्रश्न के लिए लगेगा। तो आप इसमें आपत्ति अपना जो भी दर्ज कराना है वो दर्ज करा सकते हैं, चाहे आप 1 से लेकर के 5 में हो, 6 से 8 में हो, 9 से 10 में हो या 11 से 12 में हो, आप कहीं भी हो तो आप इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है वो 22/12 दे दिया गया है, तो 22/12 तक आप कर सकते हैं। तो आप याद रहे आज उसका लास्ट डेट है, आज के बाद कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ आपका होगा, लेकिन कल का डेट में रिजल्ट कैसे दे सकते हैं जब आज तक ये आपत्ति ही मांग रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक और आपको खबर दिखाता हूँ, उस खबर को आप देखिएगा। देखिए ये जो खबर आपका दिख रहा है ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो भी लिखा गया है इसी के तहत आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड डीवी होगा, उसके साथ ही जो आपका रिजल्ट से कार्यवाही जो करनी है, मतलब जो भी आपका कार्यवाही करनी है पूरे रिजल्ट के दौरान, पूरे डीवी के दौरान, पूरे सिलेक्शन के दौरान, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जैसे मान लीजिए जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो उस समय जो भी आपने लगाया था, जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय परीक्षा फल के साथ जो प्रकाशन किया गया था उसमें जो आपने जो ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच मूल प्रति से की जाएगी, और असफल होने में जो पात्रता और परीक्षा फल दोनों स्वतः ही रद्द माना जाएगा। यानी कहने का मतलब जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने जो रिजल्ट अपलोड किया था, आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था, आपने जो अपना आधार कार्ड अपलोड किया था, आपने जो अपना शैक्षणिक योग्यता यानी जो बीएड स्नातक इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को जो अपलोड किया था, वही डॉक्यूमेंट्स आपके बीपीएससी द्वारा वापस से आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसका जो मूल प्रति आपके पास है, जैसे उसका जो ओरिजिनल कॉपी आपके पास होगी, चाहे स्नातक की डिग्री का होगा, चाहे आपके बीएड का डिग्री का होगा, चाहे आपके सीटेट का डिग्री का होगा, तो उसका जो मूल प्रति होगा उसी से आपका जो है वहाँ पर जा करके उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसलिए एक मिनट यहाँ पर देखिए अगला लिखा हुआ है कि इसलिए आवश्यक है कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड कागजात किए गए थे उसका सत्यापन समक्ष प्रतिकार दिए। यानी वो जब आप मतलब जो आप अपलोड किए थे वो जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना और पासवर्ड डाल के जब स्वतः रजिस्ट्रेशन जब आएगा आपका, तो वहाँ से नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व वाटरमार्क से भिन्न होगा। यानी कहने का मतलब जो आप डाउनलोड करेंगे बीपीएससी की वेबसाइट से, तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ये वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड किया जाएगा। यानी आपका वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना मिलेगा, वही डॉक्यूमेंट्स का मूल प्रति आपको वहाँ लेकर दिखाना होगा। जैसे कि आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपने जो अपलोड किया था वही आपका डाउनलोड होगा और उसमें बीपीएससी का वाटरमार्क लोगो जो है लगा होगा। अब जो लोगो लगा होगा वही डॉक्यूमेंट्स पहली बात चलेगा। दूसरी बात, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पर दिखाना होगा, जमा नहीं करना है, लेकिन दिखाना होगा कि हाँ मेरा ये ओरिजिनल है, ये मेरा अपलोड किया गया था। तो ये दोनों जो आप देख सकते हैं सेम है, तो इस तरह से आपको देखना होगा। और देखिए वही चीज़ आगे लिखा हुआ कि अपलोड करने पर पुनः जो है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी अपलोड किया गया है वही आपका डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के साथ साथ उसको मूल प्रति से मिलाया जाएगा। अगर वो सही निकलेगा तभी आपको आगे की कार्रवाई में हिस्सा किया जाएगा, वरना आपको वहीं रद्द माना जाएगा। तो अगर जैसे कि अगर कोई नया अपलोड करना या फिर पुनः डाउनलोड करने की मतलब व्यवस्था है, तो उसका देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, बाय द वे गलती से आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया, या फिर आपको जो अपलोड होना चाहिए था वो गलत है, तो आपके पास लेकिन सही डाटा है, सही डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपस्थित है, तो आपको जो है इसका नया प्रमाण पत्र अपलोड करना, पुनः डाउनलोड करने का, जमा करने का व्यवस्था जो प्रभासी मतलब जो होंगे प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी को की जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी जो विभाग के लोग होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, वो चाहेंगे तो आपका डाउनलोड करके, आपका पहले अपलोड करके फिर से डाउनलोड करके आपका वो काम करवा सकते होंगे। आप अपने मन से नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, तो उनकी आज्ञा से ही होगा, उनकी आज्ञा के बिना नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर लिखा है कि जो अभ्यर्थी दिव्यांगता से अपने फॉर्म को फिलअप किया, जैसे उनका जो है मतलब दिव्यांग है और उन्होंने अपने दिव्यांगता से अपने जो है फॉर्म को फिलअप किया है, तो उनके दिव्यांगता की जांच भी IGIMS या फिर एम्स से कराई जाएगी, और उनको दिव्यांग के आधार पर ही जॉब दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो दिव्यांग है बट वो जनरल से सीट ले रहे हैं, फिर भी उनके दिव्यांगता की जांच कराई जाएगी। मान लीजिए वो दिव्यांग है, फिर भी उनका नंबर 80-85 नंबर आया है, 100 नंबर मतलब 90 नंबर तक भी लाए हैं, और वो सीट ले रहे हैं जनरल की, फिर भी उनकी जो दिव्यांगता की जाँच है वो कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने फॉर्म दिव्यांगता का भरा है। तो दिव्यांगता की जाँच कराई जाएगी और उसमें वैलिड पाए जाएंगे तभी उनको जॉब दी जाएगी। अगर वैलिड नहीं पाए जाएंगे तो उनको कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो खुद लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर वो श्रेणी के मानतम का, देखिए यहाँ पर लिखा है अगर मानक दिव्यांगता पाए जाने में और पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द माना जाएगा, और दोनों को दोषी मतलब दोषी मानते हुए क्या कहते हैं, उनके जो आगे विधि वाला कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपने दिव्यांग से फॉर्म डाला जिसका मेरिट बहुत कम जाता है, और दिव्यांग एक अलग ही कोटा हो जाता है, तो इसलिए वो कोटा वाला काम आपने किया क्यों जो आपका था नहीं। तो इसलिए आप अगर हैं सही तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर आप सही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। बाकी ये लिखा हुआ जो कट ऑफ और रहता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कट ऑफ और रहता क्या होगी, उसके संबंध में भी यहाँ पे लिखा गया है। कट ऑफ में ये बोला है कि भैया अगर आप जनरल से तो आपको 40% तो लाना ही लाना है, OBC से तो 36.5 लाना है, अत्यंत पिछड़ा जो EBC होता है उससे तो 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति से अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 32% न्यूनतम मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आप इतना नहीं लाते हैं तो पिछली बार क्या था कि अगर आप इतना नहीं भी लाते हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके 75% सीट भरनी ही थी उनको, लेकिन इस बार ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप इससे कम नंबर लाए हैं तो आपकी मेरिट जाए चाहे ना जाए, आपको सिलेक्शन हो चाहे ना हो, सीट भरे चाहे ना भरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बार अगर आपने न्यूनतम मार्क्स नहीं लाए हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, इसका गारंटी आप लिख लीजिए। लेकिन न्यूनतम मार्क्स पे सिलेक्शन हो भी कहाँ जाता है, उससे तो ज़्यादा ही जाती है कट ऑफ, लेकिन न्यूनतम मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगला लिखा हुआ है कि
अगर मान लीजिए ऐसे विद्यार्थी जिनका मतलब न्यूनतम मार्क्स नहीं है तो वो रद्द हो जाएगा, ये बात आपको मैंने बता ही दिया। फिर लिखा है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन ले लिया, जैसे मान लीजिए उसने 85 नंबर लाया और उसकी सीट जो है वो जनरल से आ गई, तो जनरल से जब सीट मिल गई उसको, तो उसका जो कोटी वाला मतलब आरक्षित कोटी वाला जो सीट है वो खाली रह जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है वहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह की बात इन्होंने कहा है। और टाई ब्रेकर की क्या स्थिति है, ये बात सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, बाकी कुछ और नहीं है। ये टाई ब्रेकर में क्या लिखा गया कि आपका जो मतलब मार्क्स यानी मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा, जो आपका मतलब एक तरह से आपकी जो सूची तैयार की जाएगी किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं, तो लिखित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ जो मतलब था, तो उसमें क्वालिफाइंग को छोड़कर यानी जो भाषा का 30 नंबर था उसको छोड़ दिया जाए तो बचता है 120 नंबर। और 120 नंबर के आधार पर ही आपका जो है मतलब एक तरह से मेरिट बनेगा। और मेरिट बनने में जो 120 वाला है, अगर मान लीजिए आपने 120 में से 80 पाया, कोई और स्टूडेंट है उसने भी 120 में से 80 पाया, तो उस स्थिति में जब टाई ब्रेकर स्थिति हो जाएगी तो उस स्थिति में जो आपका मतलब 80 अंकों का जो प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आपने जो विषय आपका लिया मैथ है तो मैथ का 80 अंक आया होगा, आपका विषय मान लीजिए साइंस है तो साइंस का 80 अंक होगा, आपका विषय मान लीजिए मैथ एंड साइंस वाला 6 to 8 में है तो मैथ एंड साइंस वाला होगा, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस वाला होगा, या फिर अगर आप मान लीजिए 1 to 5 में जाते हैं तो आपका 80 नंबर जीएस था तो उस जीएस वाले को देखा जाएगा। तो ये जो 80 नंबर का जो आपका प्रश्न पत्र था उसमें देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा नंबर लाया है, उस 80 नंबर वाले में, 40 नंबर में नहीं, 80 नंबर वाले में कौन सा ज़्यादा नंबर आया है, किसका ज़्यादा नंबर आया उसको देखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी देने के बाद भी अगर मान लीजिए फिर भी टाई अप रहता है, फिर भी 80-80 ही रहा और वो भी वहाँ पर भी जो है नंबर सेम हो गए, मान लीजिए मतलब जो आपके सब्जेक्ट वाले पेपर में जो नंबर है वो भी सेम हो गए, तब आपको क्या देखा जाएगा, तब आपका जो है अगर मान लीजिए आप 1 to 5 में जाते हैं तब तो आपका तृतीय टाई ब्रेकर जो है आपका वो लिखित परीक्षा में जो भाषा वाला सेक्शन है वहाँ से देखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 6 to लेकर के 12 तक में है तो उसके बाद आपका डायरेक्ट मतलब डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। यानी अगर आप 1 to 5 में हैं तो अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट पेपर यानी जीएस का जो 80 नंबर क्वेश्चन आपका आया था 1 to 5 में, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपका टाई ब्रेकर की स्थिति यहाँ पर भी हो जाती है, बराबर मार्क्स यहाँ पर भी आ जाते हैं, तब तो आपका भाषा पर जाया जाएगा क्योंकि भाषा 1 से 5 में वैलिड है, बट 6 से 12 में वैलिड ही नहीं है जब, तो यहाँ पर भाषा देखा नहीं जाएगा। यहाँ पर आप साफ लिखा भी हुआ है ये चीज़, आप पढ़ेंगे, आप होंगे, मैं आपको इसका नोटिस जो अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम हर जगह आपको डाल दूंगा तो आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। तो 6 से 12 वाला जो ये आपका जो सेक्शन होगा, तो इस 6 से 12 वाले में ये जब अगर आपका सब्जेक्ट वाला जो पेपर है उसमें ज़्यादा नंबर है मतलब तो उसको वैलिडिटी दे दीजिएगी। लेकिन अगर उसमें भी टाई अप हो गया, अगर सब्जेक्ट में भी टाई अप हो गया, 120 में टाई अप हुआ फिर सब्जेक्ट में भी अगर टाई अप हो गया तो उस कंडीशन में आपका भाषा तो है नहीं, तो उसके कंडीशन में आपको डायरेक्ट आपको डेट ऑफ बर्थ पर जाएगा, तो डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या देखा जाएगा, आपके अगर वहाँ डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपका मतलब टाई अप हो गया, यानी सेम हो गया, तो अब आपका नाम देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें के हिसाब से पूरा बनेगा, ये सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो यही सारी पूरी चीज़ें लिखी होंगी। बाकी जो उन्होंने कहा कि भारतीय मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश को हम पालन करेंगे, उसका मान्यता हम वैध रखेंगे, यानी हम जो NIOS वाले जो बच्चे हैं उनको बाहर करेंगे। और अगर फिर से कोई भी या तो NCTE या तो फिर आपका न्याय वाले जो भी हमारे न्यायालय हैं वो दोनों में कोई राहत देते हैं इनको, तो हमारा परीक्षाफल फिर से परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फिर भी यदि इस संबंधी में किसी अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय या समक्ष न्यायालय के अन्यथा आदेश पारित होता है तो परीक्षाफल प्रभावित होगा। यानी अगर फिर से मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कहे या फिर हाई कोर्ट कहे या फिर कोई भी कोर्ट से मतलब उनको एक तरह से आदेश मिले कि आप इनको अंदर लीजिए, मतलब शामिल कीजिए, तो परीक्षाफल प्रभावित करके ये लोग उनको शामिल करेंगे। बट रिजल्ट निकालते समय NIOS वालों को ये शामिल नहीं करने वाले। तो ये आपका एकदम कंफर्म हो चुका है। बाकी टाई ब्रेकर कैसे होगा कैसे नहीं होगा सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मेरा एक लास्ट में छोटा सा कट ऑफ का मैटर देख लीजिएगा, जो कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी तुरंत बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ को लेकर अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप मान लीजिए 6 to 8 या फिर 9 to 10 ये कट ऑफ आपको दोनों जगह लागू होगी, 6 to 8 में भी 9 to 10 में भी, दोनों जगह ये जो कट ऑफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यही लागू होगा। स्पेशली 6 to 8 में देखिए, अगर आपने SST ग्रुप से भरा है या मैथ एंड साइंस से भरा है या फिर आपने हिंदी या इंग्लिश से भरा मतलब लैंग्वेज पेपर भरा है, तो इन चारों सेक्शंस में अगर आप जो देखा जाए तो इन चारों सेक्शंस में कट ऑफ को कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि लगभग पेपर एक जैसा पैटर्न है। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज में 2-4 नंबर ज़्यादा जा सकता है, लेकिन बाकी इन दोनों का जो पेपर का सेक्शन था लगभग सेम था, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। हाँ, थोड़ा टफ मैथ साइंस वाला था, थोड़ा टफ था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, मतलब नाम मात्र का। तो कट ऑफ आप एक तरह से समझ सकते हैं कि सारा का लगभग आप एक डायरेक्शन में मैं एक चीज़ में सेट करके लाया हूँ आपके लिए। मतलब अगर आप जनरल से मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 70 से 76 नंबर, मतलब मिनिमम 70 तो आपके होने ही चाहिए, और 76 नंबर से ज़्यादा है तो आप 100% सेफ है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। यानी मिनिमम आपके 70 नंबर उसमें आने चाहिए, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। और 76 नंबर से ज़्यादा होगा तो आप 100% सेफ हो जाएंगे। वो आपका कैटेगरी कुछ भी हो, SST हो, मैथ हो, मतलब वो आपका कुछ भी हो, वो सब पे लागू होगा। बाकी फीमेल का 65 से 70 है। वहीं अगर आप EWS देख लें, OBC देख लें, EBC देख लें, SC देख लें, ST देख लें, तो ये सारे कैटेगरीज का मैं अलग अलग मेल और फीमेल का दोनों अलग अलग आपको मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ। ये आपका 6 to 8 में भी लागू होगा और 9th और 10th में भी लागू होगा। 9th 10th में क्या है कि 9th 10th जैसे मैथ का पेपर हो गया, तो मैथ का पेपर 6 to 8 से ईजी था,
और जबकि साइंस का पेपर हो गया तो इसमें भी और ईजी था। तो इसमें आप 70-76 नहीं चाहिए, उसके जो 9-10 है उसके लिए आप इसमें कम से कम 7 से 8 नंबर कम कर लीजिएगा। यानी 9-10 में क्या है कि ये जो मैंने कट ऑफ लिख करके रखा है आपको, इसमें आप 7 से 8 नंबर हर सेक्शन में अपने आप कम कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप मान के चलिए 65 से 70 कर सकते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पर मान के चलिए कि आप इसको जो है ये जो 68 से 72 मैंने लिख रखा है, इसको आप मान के चलिए कि आप इसको 55-60 के लिए मुझमें ले जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो है आप 10 नंबर कम से कम 8 से 10 नंबर कम करके अपना मान सकते हैं 9 to 10 वाले, जो भी उनका सेक्शन यानी जो भी उनका आपका सब्जेक्ट हो सबके लिए ही लागू होगा। ठीक है, ये तो रही मैंने 6 और 8 की और 9 और 10 की बता दिया। 1 to 5 में क्या है कि 1 to 5 में अगर आपने, क्योंकि इसमें केवल और केवल सीट मतलब डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले तो है ही नहीं, तो जो 1 to 5 में केवल और केवल डीएलएड वाले हैं, इसलिए इसमें कट ऑफ ऑलरेडी कम जाएगी। ऑलरेडी कम जाने का मतलब अगर आपने 65 नंबर तक गेन कर लिए हैं, जनरल कैटेगरी मेल बता रहा हूँ मैं, जनरल मेल में अगर आपने 65 गेन कर लिए हैं तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार 67 गई थी तो उस बार के बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हो गए हैं, सीटें खाली भी हो गई हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब डीएलएड में अगर आपने 65 प्लस किए हैं मेल में तो आप 100% सेफ हैं, कोई इसमें दो राय नहीं, क्योंकि फॉर्म भी इस बार बहुत कम गिरे हैं इसके लिए। तो ये चीज़ हो गई। बाकी आपका मैं बता दूं, और 11-12 में तो भैया 11 और 12 में तो सिर्फ आपने पेपर दिया हो, अच्छे से क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ रहे हों, उसमें 2-4 नंबर आपके ज़्यादा हों या ना भी हों तो भी चलेगा। मतलब बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सीटों पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कई सारी सीटों पर एक आध नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वालिफाइंग नंबर से। यानी 11-12 में आपने अगर पेपर दिया है, क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये बात तय हो गई। ठीक है, तो बाकी 11-12 का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये रही मैंने कट ऑफ की एक छोटी सी आपको बताई परिकल्पना क्या हो सकती है। बाकी इसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो जाने की जो उम्मीद है वो 6 to 8 में मैथ एंड साइंस का, जो कि आपकी यही रहेगी। बाकी 76 नंबर से ज़्यादा अगर आपने कहीं भी किसी भी सेक्शन में, किसी भी ग्रुप में अगर आपने लाया है तो आप 100% सेफ हैं, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 to 8 में टोटल फॉर्म्स इतने भरे गए थे, टोटल बच्चों ने इतना पेपर दिया था, ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग और उसी ऊर्जा के साथ और इससे भी अच्छी खबर के साथ। तो आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। बाकी आप लोग आगे का वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके यहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें आप शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैंने लास्ट में 26 तारीख को